गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको देने हैं। कोई भी सामूहिक उत्तर नहीं देगा और उत्तर पूर्ण वाक्य में होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, ये बताइए, हम वस्तुएं, अपनी जरूरत की वस्तुएं कहाँ खरीदने जाते हैं? बाजार। शाबाश, बाजार खरीदने जाते हैं। तो बाजार में जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर वस्तुओं का क्या होता है? क्रय विक्रय। शाबाश, वस्तुओं का क्रय विक्रय जब एक देश की सीमा के अंदर किया जाए तो उसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कह सकते हैं? देसी व्यापार। शाबाश, ऐसे वस्तुओं के क्रय विक्रय को हम देशी व्यापार कहते हैं। तो देशी व्यापार के बारे में किसी को कुछ जानकारी है? किसी को पता है? नहीं? ठीक है, तो आज हम देशी व्यापार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे जरूरी बात, व्यापार में किन दो ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जिनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है व्यापार को चलाने के लिए? क्रेता विक्रेता। क्रेता और विक्रेता। तो जब क्रेता और विक्रेता मिलते हैं तो उनका मेन उद्देश्य यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रेता विक्रेता क्या करते हैं? उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रय विक्रय करने को। व्यापार करना, यानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से व्यापार करना। ठीक, तो देशी व्यापार वह व्यापार है जो एक देश की सीमा के भीतर किया गया हो। जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो ऐसा व्यापार जो सिर्फ भारत में ही किया जाए और भारत की ही अलग अलग राज्य या अलग अलग स्थान पे किया जाए, तो ऐसे व्यापार को हम देशी व्यापार कहते हैं। ठीक, जैसे कि भारत देश में कहीं भी व्यापार किया जाए, एक राज्य से किया जाए या दूसरे राज्य में किया जाए, तो ऐसे व्यापार को हम देशी व्यापार करते हैं, जिसकी सीमा सिर्फ एक देश के अंदर तक सीमित हो। ऐसा व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। ठीक है बच्चों? ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं कि देशी व्यापार में कि उनकी गतिविधियां क्या होती है, कि जब देशी व्यापार किया जाता है तो उनमें कौन कौन से स्टेजेस यानी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं जो देशी व्यापार में इस्तेमाल की जाती है, जिनका प्रयोग होता है। ऐसी गतिविधियां क्या होती हैं? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद देशी व्यापार की गतिविधियां। ठीक है बच्चों, सबको ये चार्ट दिख रहा है? बताइए, क्या सबको ये चार्ट दिख रहा है? ठीक है, तो देशी व्यापार के बाद आता है देशी व्यापार के अंदर की जो गतिविधियां होती है, उसमें किन किन गतिविधियों का प्रयोग
किया जाता है। तो पहला होता है पूछताछ, दूसरा होता है निर्णय पत्र व कोटेशन, तीसरा होता है माल का आदेश देना, चौथा आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना, ठीक, पांचवा होता है माल उधार देना, छठा माल का संग्रह व संप्रेषण करना, सातवां होता है माल भेजना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा वो होता है इसमें पूछताछ। तो पूछताछ में देशी व्यापार की गतिविधि जो पहली आती है पूछताछ, तो पूछताछ से यह मतलब है कि जैसे कि किसी भी व्यापार में हम जैसे वस्तुओं का लेन देन करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो जब वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से पहले हमें बाजार में उनकी जानकारी, उनकी पूछताछ करनी पड़ती है कि हमें ऐसी वस्तु, जिस वस्तु से हम व्यापार चला रहे हैं, क्या उस वस्तु पे हमें कम प्राइस मिल रहा है या फिर ज़्यादा प्राइस मिल रहा है हमारा, या फिर जिस वस्तु की जो हम व्यापार कर रहे हैं क्या उसकी माल की उसकी वहाँ पे बाजार में मांग हो रही है या नहीं, या फिर उसे लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो इन सब की पूछताछ की जाती है। कोई भी व्यापार जब कोई भी व्यापारी होता है, व्यापार किस उद्देश्य से चलाता है, वो इसी उद्देश्य से चलाता है कि वो जो वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहा है वो आम जनता को, जो देश की आम जनता है, क्या उससे वो पसंद आ रहा है या क्या उसकी वो मांग कर रहे हैं या नहीं, या फिर उनकी क्या सोच है उसके बारे में। और ऐसे व्यापार में जब बाजार के अन्य जहाँ से वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे पूछताछ होती है कि किसकी ज़्यादा मांग हो रही है, किसका क्रय विक्रय करना चाहिए और किस तरह की वस्तुओं का क्रय विक्रय कर, जिस तरह से लोगों को पसंद आए उस तरह से करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण गतिविधि, जिसकी पहली विधि होती है कि हमें देशी व्यापार करने में सबसे पहले मुख्य रहता है कि हमारा पूछताछ करना कि जनता को कैसा माल चाहिए, कैसे वस्तुओं की आवश्यकता है, किस रेट यानी किस मूल्य पे वो खरीद सकते हैं, किस सुविधा के अनुसार वो खरीद रहे हैं। ठीक, तो ऐसे व्यापार में सबसे पहला होता है हमारा पूछताछ। तो पूछताछ के बाद जो दूसरा निर्णय पत्र या कोटेशन होता है, तो इससे यह हम समझते हैं कि जब पहला हमने पूछा कि पहला जो स्टेज आया था, जैसे पहले स्टेज में हमने पूछा कि वस्तु में बाजार में क्या लेन देन है और किस तरह से जनता पसंद कर रही है, किस तरह से उपभोक्ताओं को ज़रूरत है जिन वस्तुओं की, उसी तरह से उन लोगों को वस्तुओं का क्रय विक्रय करना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए व्यापार में सबसे पहले अगर उन्हें शुरू करना है तो वो पूछताछ करने के बाद जब उनके पास सारी जानकारियाँ आती हैं, उनके अलग अलग तरह के व्यापारी होते हैं, उनसे वो कोटेशन लेते हैं। कोटेशन एक ऐसा पत्र होता है जिसके अंदर वो वस्तु की जानकारी, अधिकतर जानकारियाँ उसमें लिखी रहती हैं, जैसे कि माल का प्राइस यानी मूल्य कितना है, ठीक, प्राइस की क्वालिटी क्या है, प्राइस की मांग कितनी है, या फिर उस वस्तु में उससे बनाने की क्या क्या मतलब विधि यूज हुई है, या फिर किस तरह से इस चीज़ से बनाया गया है, ऐसे कोटेशन उसमें लिखे जाते हैं। और आमतौर पर व्यापारी जब कोटेशन बेचते हैं और प्रदान करते हैं तो उसमें मुख्यतः यही लिखा रहता है कि इस वस्तु की प्राइस इतनी है, मूल्य इतना है, दूसरे वस्तु का मूल्य इतना है। तो अलग अलग मूल्यों के आधार पर वस्तुओं की बिक्री होती है। ठीक, तो उस कोटेशन के हिसाब से ही पहले हम जानकारी जब प्राप्त करते हैं बाजार में अलग अलग व्यापारियों से, उसके बाद हम कोटेशन मंगवाते हैं। कोटेशन जब हम मिलता है तो हम चेक करते हैं कि हमारे लिए व्यापार में सबसे अच्छा कौन सा वस्तु रहेगा जिसकी लोग मांग करेंगे, उसके मूल्य को ध्यान में रखकर, उसके गुणों को ध्यान में रखकर और जनता की, उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखकर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे जो बिंदु होते हैं जिनको कोटेशन में लिखा जाता है और व्यापारियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा माल का आदेश देना। ठीक, अब सबसे पहले हमने जानकारी ले ली, फिर हमने उनसे कोटेशन मंगवा लिया अलग अलग व्यापारियों और वस्तुओं को
जो भेजते उनसे हमने अपना अपना कोटेशन मंगवा लिया उनसे, ठीक। तो कोटेशन के बाद जो हमारा थर्ड स्टेज आता है वो स्टेज ये होता है कि हमें माल का आदेश देना होता है। यानी कि जैसे आपको कोई माल पसंद आ गया उस कोटेशन को देख के, जैसे आप कभी फ्रिज या टीवी लगवाते हैं घर में तो वो आपको एक कोटेशन देते हैं कि सर मैम आप ये देख लीजिए, ये हमारा इस रेंज में आपको ये मिल जाएगा, हमारी इस कंपनी का प्राइस इतना है, इस कंपनी का प्राइस इतना है। तो उसी तरह से वस्तुओं का भी कोटेशन होता है जिसको देखकर व्यापारी जब माल का आदेश देता है, यानी कि उसी में से कोटेशन में से देखकर व्यापारी माल का आदेश देता है जो व्यापारकर्ता होते हैं, जो माल भेजने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है हमारा आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना। जैसे कि मान लीजिए आपने आदेश दे दिया, उसको भेजवा दिया कि हमें इन माल की ज़रूरत है, तो आप इन माल को भेज दीजिए, ठीक। तो जब उनके पास आदेश प्राप्त हो जाता है तो उनको सूचना पहुंच जाती है कि नहीं, इन व्यापारियों ने हमें इन वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए हमें आदेश दिया, इन मालों की उनको ज़रूरत है, तो इन माल को हमें वहाँ तक पहुँचाना है, उनके तक पहुँचाना है, ठीक। पांचवा होता है हमारा माल उधार देना। जैसे कि आप बहुत से व्यापारी होते हैं जिनका व्यापार बहुत सालों से चल रहा है, कुछ नए भी शुरू करते हैं। तो जो नए शुरू करते हैं जो व्यापारी, तो अपना व्यापार जो नया शुरू किए होते हैं, तो जैसे कि उनको नहीं पता रहता है कि कौन सा वस्तु किस तरह से जिसकी मांग हो रही है, या फिर बाजार में कहाँ उनका कैसा प्राइस है, ठीक। तो इस तरह से जब वो पता करते हैं, जब नया व्यापारी जब आते हैं मार्केट में, बाजार में, तो जब वो नए वाले रहते हैं व्यापारी, तो उनको मुख्य रहता है कि आप पहले, उनका उद्देश्य रहता है कि वो जांच लें कि किस तरह से माल का मांग हो रहा है बाजार में उपभोक्ताओं के द्वारा। तो पहले वो उनकी यही रहती है कि वो एक बार उधार लेकर देख लें कि क्या ये वस्तु हमारा, जो हम जिस वस्तु की व्यापार करने जा रहे हैं, क्या वो हमारा व्यापार चल पाएगा या नहीं। तो कुछ सामान या कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनको वो उधार पर लेते हैं और अपना क्रय विक्रय करने का सोचते हैं, ठीक। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट आता है हमारा माल का संग्रह एवं संप्रेषण। तो ये जो माल का संग्रह का अर्थ जो है वो ये होता है कि जैसे हमें माल का आदेश दे दिया, उन्होंने माल की आदेश की प्राप्ति की सूचना भी ले ली, अब माल भेजना है, तो माल भेजने से पहले की जो प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है, संग्रह करना, यानी कि माल इकट्ठा करना, बनवा कर इकट्ठा करना, उनको पैक करवाना, उनको अच्छी तरीके से रखवाना कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके आसानी से, ठीक। तो ऐसे में माल का संग्रह यानी इकट्ठा करके उसको जोड़कर रखा जाए ऐसी जगह पर जहाँ से वो भेज सकते हैं, ठीक। संग्रह यानी कि वो इकट्ठा करके उसको जैसे पैकिंग करनी है, उसकी लेबलिंग करनी है कि कहाँ पे उसको एड्रेस लिखना है कि ये माल यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। तो ऐसे में माल का संप्रेषण संग्रह बनाना यानी इकट्ठा करके रखना, पैक करके रखना, तो उसे हम माल का संग्रह कहते हैं। सातवां पॉइंट आ जाता है हमारा माल भेजना, ठीक। तो सातवां पॉइंट हमारा है कि माल का हमने संप्रेषण कर लिया, हमने माल को एक संग्रह बनवा लिया, अब हमें इस माल को भेजना है, तो वो माल भेजते हैं, किसी भी तरह से वो भेज सकते हैं, चाहे जैसे किसी भी तरह का कुछ भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर बड़ा माल है तो वो बड़े ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, छोटे हैं तो वो छोटे ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, जिस हिसाब से वस्तुओं की मांग हुई हो, जिस तरह से माल को भेजना हो, उस हिसाब से हम उसका माल को भेजने का संग्रह करके उनको भेजते हैं। तो बच्चों कितनी विधियां बताई मैंने? टोटल 7 विधियां थी। पहली पूछताछ, दूसरी निर्णय पत्र व कोटेशन, तीसरी माल का आदेश देना, चौथा आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना, पांचवा माल उधार देना, छठा माल का संग्रह करना, सातवां माल भेजना। तो ये होती है हमारी
हमारी 7 गतिविधियां। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये गतिविधियां? यस मैम। ओके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि देशी व्यापार जो वैसा व्यापार जो एक देश की सीमा के भीतर किया गया हो, सीमा के जहाँ तक उसकी सीमा है वहीं तक स्थित रहता है, ऐसे व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। तो जो हमारा देशी व्यापार है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला प्रकार होता है इसका स्थानीय बाजार। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है राज्य बाजार। देशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानीय बाजार। तो जो स्थानीय बाजार होता है वो ऐसा बाजार जैसे कि आपके घर से जो बहुत करीब हो, आपके स्थान जहां आप रहते हैं उससे बहुत करीब हो, उस सीमा के अंदर हो जहां पे आप आसपास रहते हैं, उसकी सीमा के अंदर ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार, जो आसपास ही जो हो आपके घर के पास, जैसे गली मोहल्ले वाले या गली के बाहर निकाल के रोड पर पहुंचकर, ऐसे स्थानीय बाजार को हम स्थानीय बाजार कहते हैं। ठीक, दूसरा आता है हमारा राज्य बाजार। तो राज्य बाजार जैसे कि एक राज्य के अंदर किया गया हो राज्य बाजार। ठीक, ऐसे बाजार जैसे लखनऊ है हमारा, तो हम लखनऊ के अंदर जो करेंगे वो व्यापार, ऐसे व्यापार को हम राज्य बाजार कहते हैं। ठीक, तो पहला होता है हमारा स्थानीय बाजार जो अपने आसपास के स्थान पर तक ही सीमित हो, ऐसा बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। दूसरा होता है राज्य बाजार, यानी कि जो एक राज्य के अंदर भीतर हो, ऐसे भी और राज्यों के बीच किया गया हो व्यापार, वस्तुओं का क्रय विक्रय, उस बाजार को हम राज्य बाजार भी कहते हैं। ठीक, तो ये होती है हमारे 2 तरह के बाजार। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि देशी व्यापार का मतलब, देशी व्यापार किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि देशी व्यापार की गतिविधियां क्या होती है, यानी कि किस तरह की स्टेजेस से वो देशी व्यापार पूरा शुरुआत से अंत तक कैसे उसकी पूरी कार्य प्रगति होती है, या फिर प्रतिक्रिया किस तरह से होती है फर्स्ट टू एंड, यानी कि शुरुआत से अंत तक। फिर मैंने आपको बताया कि प्रकार कितने होते हैं। पहला दो प्रकार के होते हैं हमारे देशी व्यापार। ठीक, पहला होता है स्थानीय बाजार, दूसरा होता है राज्य बाजार। तो ये था हमारा देशी व्यापार। क्या आप सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया देशी व्यापार का मतलब और देशी व्यापार की गतिविधियां और देशी व्यापार के प्रकार, ठीक, तो उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि देशी व्यापार किसे कहते हैं, क्या अर्थ है उसका? देशी व्यापार किसी देश की सीमा के अंदर किए जाने वाले व्यापार को देशी व्यापार कहा जाता है। ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमा के भीतर हुआ हो। क्या था? एक देश की सीमा के भीतर वाले व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। ठीक है,
तो ये था देसी व्यापार का अर्थ। दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि जो मैंने आपको गतिविधियां पढ़ाई थी, 7 गतिविधियां थी ना, तो उसमें से आप मुझे कोई भी स्टार्टिंग की 2 गतिविधियां बता दीजिए। पहला है पूछताछ, शाबाश। दूसरा है कोटेशन, निर्णय पत्र या कोटेशन। पहला होता है, क्या होता है पहला? पहला क्या होता है? पूछताछ। दूसरा है कोटेशन। कोटेशन। शाबाश, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ तीसरा जो आखिरी क्वेश्चन है आज का प्रश्न मेरा, ये कि देशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ आप मुझे ये बता दो। 2 प्रकार के होते हैं। देशी व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। शाबाश, 2 प्रकार। ठीक है, तो ये था हमारा पहला उत्तर जो बताया मैंने, क्वेश्चन पूछा था देशी व्यापार किसे कहते हैं। एक देश की सीमा के भीतर वाले जो व्यापार होते हैं उनको हम देशी व्यापार कहते हैं। दूसरा प्रश्न था मेरा कि जो हमने गतिविधियां पढ़ाई थी उनमें से कोई भी 2 ऐसी गतिविधियां जो शुरुआत की होती हैं, तो पहली पूछताछ, दूसरा कोटेशन। ठीक, तीसरा प्रश्न था मेरा कि कि देशी व्यापार के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो देशी व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये सब आप अपनी अपनी कॉपियों में प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अभी तक मैंने आपको जितना सब पढ़ाया आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो उसी से संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ आपसे, इनके उत्तर आपको देने हैं। इनके उत्तर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर करेंगे। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये? यस मैम। ठीक, तो पहला है देश के भीतर किया गया क्रय विक्रय डैश होता है। क्या होता है? देसी व्यापार। देसी व्यापार होता है। शाबाश, ठीक है। अब दूसरा है देशी व्यापार डैश प्रकार की होती है। 2 प्रकार। शाबाश, देसी प्रकार, देसी कितने प्रकार की होती है व्यापार? 2 प्रकार। 2 प्रकार की होती है। शाबाश, ठीक। तीसरा है हमारा जो व्यापार राज्य विशेष की सीमा तक सीमित हो उसे डैश व्यापार कहते हैं। राज्य व्यापार। शाबाश, ऐसा व्यापार जो एक सीमा के राज्य विशेष की सीमा के भीतर हो उसे हम राज्य व्यापार कहते हैं। ठीक, क्या था पहला क्वेश्चन हमारा? देश के भीतर किया गया क्रय विक्रय देसी व्यापार कहलाता है। बिल्कुल सही। देसी व्यापार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि पहला जो होता है हमारा स्थानीय होता है, करीबी स्थान वाले जो होते हैं उनको स्थानीय बाजार कहते हैं। दूसरा होता है जो हमारा वो राज्य होता है, जो एक राज्य के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो क्रय विक्रय व्यापार हुआ हो उसे हम राज्य बाजार कहते हैं। ठीक ठीक, अब हमने तीसरा पढ़ा जो व्यापार राज्य विशेष की सीमा तक सीमित हो उसे राज्य व्यापार कहते हैं, यानी कि राज्य बाजार या राज्य व्यापार कहते हैं ऐसी जो एक राज्य तक सीमित रहे या एक राज्य से दूसरे राज्य तक सीमित रहे, इस व्यापार को हम राज्य व्यापार कहते हैं। ठीक, तो सभी को समझ में आ गया? यस मैम। आज का जो में हमारा प्रकरण था देसी व्यापार सभी को समझ में आ गया होगा? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों आज जो अभी पढ़ाया मैंने उसी से संबंधित आपसे कुछ आपके लिए कुछ गृह कार्य है, तो आप नोट कर लीजिए उसे। पहला है कि देसी व्यापार के अर्थ को अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, दूसरा है जो उसकी गतिविधियां हैं उससे संबंधित जो पहली 3 गतिविधियां हैं उसको आपको अच्छे से अध्ययन करके आना है। ठीक है, सबको होमवर्क समझ में आ गया? गृह कार्य एक बार रिपीट और कर देती हूँ मैं। पहला, देसी
हमारा जो 3 गतिविधियां पहली उसकी, तो उसे भी अध्ययन करके आना